प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है? कल मैंने बताया था कि प्रतिरोध का अर्थ होता है कि प्रत्येक चालक अपने में प्रवाहित आवेश का विरोध करता है। अब आवेश प्रवाह का क्या करता है? विरोध। इस गुण को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब इस गुण को हमें मैथमेटिकली डिराइव भी करना है, तो उसके लिए प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रतिरोध के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल आर। ये एक प्रॉपर्टी हो गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये प्रतिरोध या जो विशिष्ट गुण चालक का है, धारा का विरोध करने वाला, आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाला, ये गुण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसमें से कुल मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पे हमने चर्चा कर रखी है। एक पॉइंट था कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी ज़्यादा लंबे वाले चालकों का प्रतिरोध अधिक होगा और छोटी दूरी वाले चालकों का प्रतिरोध कम। दूसरा पॉइंट था क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका तात्पर्य ये है कि अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा और तार पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। ये इस लॉजिक से आप बताते हो कि अगर पतले तार हैं तो उनका प्रतिरोध ज़्यादा और मोटे तारों का प्रतिरोध कम। इसके बाद था पॉइंट मटेरियल का, कि पदार्थ, कौन सा पदार्थ आपने यूज़ किया है उस पदार्थ पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तांबे का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, सोने का अलग होगा। जैसा जैसा मटेरियल यूज़ करेंगे उसके अनुसार भी प्रतिरोध का मान बदलेगा। अब जैसे यहाँ पत्थर का टुकड़ा ले लिए तो उसका प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो पत्थर में कंडक्टिविटी क्या होती है? लगभग 0 होती है। तो फिर ऐसे में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो मटेरियल आपने तार बनाने के लिए, चालक बनाने के लिए प्रयोग किया है, उस मटेरियल, उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है ये प्रतिरोध। और लास्ट था क्या? टेम्परेचर, ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध, और अगर ताप नियत हो तो ओम का नियम लग जाएगा। आगे यही सीखने वाले हैं कि पदार्थ और ताप दोनों के भौतिक गुणों को स्थिर कर दें तो जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं ओम का नियम, और यहाँ से लिखते हैं V = I/R। बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि इनमें से इन 2 गुणों को एक साथ लिया जाए। इन दोनों को छोड़ दिए थे, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ली गई थी, R ∝ L/A। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, अनुक्रमानुपाती है, इस नियतांक के साथ इसे हटाना होगा। तो जो नियतांक यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? रो × L/A। यहाँ पे रो क्या चीज़ है? रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो चीज़ है ये वास्तव में एक नियतांक वैल्यू है। क्या है? नियतांक मान है। लेकिन उसमें भी मैंने शर्त आपको बताया था कि नियतांक होने का मतलब ये नहीं है कि सारे पदार्थ के लिए एक जैसा होगा, नहीं, किसी एक विशेष पदार्थ के लिए ये नियत होगा। जैसे आपने सोना लिया और सोने का 3.5 है तो वो 3.5 ही रहेगा। चांदी का अलग होगा, भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न होगा, पर एक ही पदार्थ के लिए ये एक नियतांक होता है, ये गुण बदलता नहीं है। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई थी। अब इसके आगे आज सीखना है, यहाँ तक ही तो लिखे थे आप लोग ना। तो इसके आगे सीखना ये है हमें कि ताप के साथ कैसे ये प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। तो ताप के साथ परिवर्तन और उसके बाद इस प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। लेकिन अभी मात्रक और विमीय सूत्र मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों? मात्रक और विमीय सूत्र तो निकालने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इसका स्पष्ट फार्मूला मिल जाए। अभी तो कोई स्पष्ट फार्मूला है नहीं, तो स्पष्ट फार्मूला मिलेगा ओम के नियम में, और वहीं ओम के नियम से ही इसके मात्रक और विमीय सूत्र का हम गणना करेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध की, वैद्युत प्रतिरोध का, वैद्युत प्रतिरोध का
ताप के साथ परिवर्तन, ताप के साथ परिवर्तन, वैद्युत प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। वैद्युत प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। वैद्युत प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। शुरू करें। इसमें आपको लिखना नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको इसमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है कि ये ऐसे ऐसे होता है ना, वो लंबा चौड़ा व्याख्या नहीं लिखना है। सिर्फ आप देखो डायरेक्ट इसका व्यंजक क्या होता है, उस व्यंजक से ये स्पष्ट हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आएगा कि नहीं? बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आएगा, लेकिन 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 एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है कि घटता है, ये पूछता है। या कोई गैस है, उस गैस का ताप बढ़ा दे तो वैद्युत चालकता बढ़ेगी या वैद्युत चालकता घटेगी, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो हम आपको बताते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वो ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसा किसके लिए होता है? मटेरियल के लिए। और कैसे मटेरियल? सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल के लिए होता है। अगर टेम्परेचर 0 है तो रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे? R0। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे R0। और मान लो टेम्परेचर बढ़ा के कैपिटल T कर दिया गया तो प्रतिरोध को लिखते हैं RT एट टेम्परेचर T। और इन्हीं के बीच में एक संबंध व्यक्त करने के लिए राशि यूज़ की जाती है, वो है अल्फ़ा। इसे कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। इनमें एक संबंध होता है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। इसके अनुसार आप देखो तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर अल्फ़ा इंटू 1 टाइम्स जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाए। किसके लिए? सॉलिड के लिए। ये आता कैसे है पे चर्चा ही नहीं करनी है, दैट आउट ऑफ कवरेज एरिया, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T, इतना आप ध्यान में रखना। यही है वो रिलेशन जो बताता है कि सॉलिड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर यही चीज़ लिक्विड में आ जाए तो, लिक्विड हो तो लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? तो इसका उत्तर है बढ़ेगा। जैसे धन आयन ऋण आयन होते हैं ना लिक्विड के अंदर, धन आयन ऋण आयन होते हैं। जब आप ताप बढ़ाओगे तो धन आयन और ऋण आयन की जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, इसलिए धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका स्वाभाविक है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम हुआ होगा। तो लिक्विड के लिए अगर हम देखें तो जो प्रतिरोध है वो ताप के व्युत्क्रम में होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती। और अगर गैस है तो इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से जो चालकता है वो घट जाती है, रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कंप्लीट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है। और इसमें ताप के लिए कोई मान नहीं है। इसमें एक टॉपिक है वो है अर्धचालक। अगर अर्धचालक यूज़ किया जाए, अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान देना, जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया गया
टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रतिरोध डिक्रीज हो जाता है। हाँ यस, नहीं ज़माना चला गया, ऐसा नहीं है। पहले होता था टीवी ऑन करके 5 मिनट छोड़ दो, पहले गर्म हो तब उसके बाद चलता। जैसे सिनेमा थिएटर में 1 घंटे पहले जो है सिनेमा, पहले थिएटर में चलते थे ना, थिएटर में जो मशीन लगी होती है जो प्रोजेक्टर है, पहले उसको चालू करके 1 घंटा छोड़ना पड़ता था गर्म हो जाए तब। जैसे वो आजकल लेमिनेशन वाली मशीन है, लेमिनेशन कराना और पहुंच गए दुकान पे तो पहले 10 मिनट बैठो भी मशीन गर्म हो रही है, वो वाली स्थिति होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत फास्ट होता है। अर्धचालकों का ताप अगर बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और जब प्रतिरोध घटेगा तो ये अर्धचालक बिहेव करेगा लाइक अ कंडक्टर है, चालक की भांति व्यवहार करेगा। यानी ये जो अर्धचालक है वो पूर्ण चालक का रूप धारण कर लेता है। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, घटाया गया तो इसकी चालकता घट जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी चालकता घटेगी, और चालकता घटेगी तो स्वाभाविक है प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर प्रतिरोध बढ़ गया और करंट नहीं मिल रही है तो फिर तो ये कुचालक की भांति व्यवहार किया ना। इन लाइक का इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो अगर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो ये चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, और ताप घटाते हैं तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसीलिए एक ही चालक दो काम कर लेता है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज, जितने इलेक्ट्रॉनिक स्विच आते हैं, ऑटोमेटिक स्विच जो रिमोट आता ना, अब उसमें रिमोट को छोड़ो, आपका ये मोबाइल का टच पैड होता है, उस टच पैड पे कितने बटन होते हैं, बहुत सारे ना। वो टच पैड ही बटन की तरह काम करता है। यानी मल्टी की एक ही स्क्रीन है और वो स्क्रीन मल्टी फंक्शनल है। और उसका कारण क्या है, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर को ऑटोमेटिक स्विच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये 1 वे और सब वे दोनों तरीके से व्यवहार कर सकता है। यानी एक ही बटन से टीवी ऑन भी हो जाएगी और उसी बटन से टीवी ऑफ भी हो जाएगी। यानी ऑन ऑफ का दोनों का एक ही बटन होता है। नहीं तो पहले जो रिमोट आता था वो तो था ही नहीं। लेकिन मान लो रिमोट की जगह इतने मोटे मोटे बटन लगते थे, जाके दबाओ, ये ऑन वाला, ये ऑफ वाला, ये बढ़ाने वाला, ये घटाने वाला, इसको ले करके जो है इतना बड़ा कंपोनेंट बन जाता था। और सेमीकंडक्टर की वजह से अब यहाँ पर एक ही आप की यूज़ करते हैं और उसको मल्टी फंक्शनल बना सकते हैं। मल्टी फंक्शन होता है ना। एग्ज़ाम में ध्यान में रखना कि ज़्यादातर सेमीकंडक्टर किस लिए यूज होते हैं, ऑटोमेटिक स्विच बनाने में। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप ज़रूर पूछ सकते हो कि अगर हम अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से ये प्रतिरोध घट कैसे जाता है और ये चालक की भांति व्यवहार क्यों करता है। आप ये क्वेश्चन यहाँ कर सकते हो। तो इसका उत्तर है कि पहले आपको पता होना चाहिए अर्धचालक हैं कौन कौन। तो आपने पीरियाडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियाडिक टेबल में ऐसे लैडर बना होता है, सीढ़ी, उसमें 5 एलिमेंट आते हैं, बोरान, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये 5 एलिमेंट इसमें आता है। और 5 के पाँचों क्या हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं। बोरान है, कार्बन है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन, एक और है, कोई नाम नहीं याद आ रहा है। तो हमें ज़्यादातर किस पे फोकस करना है, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बंधुता होती है वो 4 होती है। यानी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बंध बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो प्रारंभिक अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे बंधा होगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हैं, बंधे हुए हैं। तभी तो एक अणु बनाएंगे, 2 परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध से ये जुड़ गए। ये जुड़े होते हैं लेकिन बंध की एनर्जी इनकी बहुत
कम होती है, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, ये बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूट जाने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और यही जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो ये मटेरियल क्या बन जाता है, चालक। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो बन जाएगा कुचालक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और बॉन्ड टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ही ये बन जाता है चालक। और अपोजिट में अगर टेम्परेचर घटाएं तो ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो एक दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो जो चालकता है वो बहुत ही कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए ये बन जाता है कुचालक। जानकारी स्पष्ट है? तो ये हो गया आपका टेम्परेचर के साथ चेंज। और ज़्यादा टेम्परेचर पे चर्चा नहीं करना है क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। बातें तो और भी बहुत हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इतना ही पढ़ना है। नोट कर लीजिए। यस, नहीं होना चाहिए ना। देखो ये जो आपने पॉइंट लिखा है कि जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ क्या होती है, बदलती है। बात स्पष्ट है? प्रतिरोध भी क्या होता है, ताप के साथ बदलता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों स्पष्ट हो गए। मैं कुछ बताने वाला था सो भूल गया। क्या बताने जा रहे थे? चलो ठीक है। जो प्रतिरोधकता है ताप के साथ बदलती है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला हेडिंग लगाओ, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। लग गया ओम का नियम? देखो पूरा नाम क्या है इसका, जॉर्ज साइमन ओम। इस व्यक्ति ने एक चालक पदार्थ लिया, ध्यान देना क्या किया था इन्होंने अपने प्रयोग में। एक चालक पदार्थ लिया, बेसिकली वायर, तार लिया, और इस तार को किसी स्रोत से जोड़ा गया। एक स्रोत है, वोल्टेज सोर्स, सेल भी हो सकता है या बैटरी भी हो सकती है। अगर केवल दो लाइनें खींच रखे हो तो सेल है, और अगर ऐसे कई लाइनें खींच दी जाए तो ये बैटरी हो जाता है, प्लस और माइनस। तो ये बैटरी है। यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी सेलों का क्या होती है, समूह होता है। बैटरी है वो सेलों का क्या होता है, एक समूह होता है। तो आगे पढ़ना है, बैटरी है हम लोगों के सिलेबस में। शीशा संचायक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये पूरा सेल है। आपको बताएंगे, केमिस्ट्री वाले पढ़ाए थे तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो 100% समझ में आएगा क्योंकि ये फिजिक्स है। देखो एक चालक तार है, इस चालक तार को सेल से जोड़ा गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। जो वोल्टेज सोर्स है तो इसके सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लिया विभवांतर क्या है, V। सेल है तो धारा भी होनी चाहिए ना, तो इस तार के अंदर माना कि धारा का मान क्या है, I, और सिरों का विभवांतर क्या है, V। ओम ने कहा कि मान लो इस कंडक्टर के लिए टेम्परेचर जो मुख्य गुण है इसे कांस्टेंट कर दिया जाए। प्रेशर रूम का मतलब जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे एक कमरे में कर रहे होंगे तो उसका अपना एक क्राइटेरिया होगा, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए। यानी जहाँ पर ये तार रखा गया है उस स्थान का ताप और दाब स्थिर कर दिया जाए। तब ऐसी अवस्था में जो आपने विभवांतर लगाया है, यह विभवांतर इस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यही है ओम का नियम। तो जो फिजिकल स्टेट्स है
वो रहेंगी क्या, कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट में ताप, दाब और आयतन। भौतिक अवस्था स्थिर रखते हुए अगर आपने धारा प्रवाहित किया है, सोर्स लगाया है, तो भी विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यही ओम का नियम है, यही सत्यापन किया था। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लिखना ही है और वो हो जाएगा आर। तो इस तरीके से B बराबर हमें क्या मिलेगा, I इंटू, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या होगी भाई, R बराबर हो जाएगा B बटे I। अब यहाँ से हम इसका मात्रक और विमीय सूत्र सब निर्धारित कर लेंगे। तो लिखिए ओम के नियम में, ओम का नियम हेडिंग लगाए, उसमें स्टेटमेंट लिखिए, स्थिर भौतिक अवस्था पर, स्थिर भौतिक अवस्था पर, स्थिर भौतिक अवस्था पर किसी चालक, स्थिर भौतिक अवस्था पर किसी चालक के सिरों, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, टेम्परेचर प्रेशर मतलब भौतिक अवस्था, जो फिजिकल स्टेट है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब ऐसा होगा कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अगर भौतिक अवस्था बदले, लंबाई, मोटाई, ताप, दाब, तो बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, फिर ये अनुक्रमानुपाती नहीं रह जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ओम का नियम बहुत स्पष्ट है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। बस शर्त यही है कि भौतिक अवस्था पदार्थ की क्या हो, स्थिर हो, तभी ये मान्य होगा। इतनी जानकारी स्पष्ट है आपको। अब अगला हेडिंग लगाने से पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ेंगे। हाँ, चित्र बना लीजिए और इसे लिख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। तो मात्रक और विमीय सूत्र अब ज्ञात करना सरल हो गया, क्योंकि एक स्पष्ट फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है, R बराबर B बटे I। यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। अच्छा देखो, एक चीज़ लिखा नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिखना तो यहाँ लास्ट में लिख देना, जहाँ R प्रतिरोध है, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। तो मात्रक सीखना है और विमीय सूत्र। देखो, जो मात्रक और विमीय सूत्र है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल टू V बटा I। तो अगर मात्रक लिखोगे आप यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R अगर लिखना है तो यूनिट ऑफ V लिखना होगा, और बटे यूनिट ऑफ I। V क्या है, वोल्टेज है, मात्रक वोल्ट होगा, और धारा I का मात्रक एम्पियर। तो एक्चुअल में इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति, लेकिन एम्पियर दूसरे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने धारा पे काम किया था ना, वोल्ट कोई और है।
इन्होंने अलग काम किया, लेकिन प्रतिरोध पर काम तो किसने किया था? ओम ने किया है, तो इनको भी तो श्रेय मिलना चाहिए, तो इनका भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। ये जो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर आता है इसे 1 ओम कहते हैं। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहाँ पर प्रतिरोध के 2 मात्रक दिख रहे हैं स्पष्ट, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर और एक है ओम। जो ओम है ये छोटा मात्रक है। ओम क्या है? छोटा मात्रक। और इसका प्रतीक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो ओम है इसका प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है ऐसे, इसको पढ़ते क्या है? ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा है। तो ये जो प्रतिरोध का सिंबल है ओम का, वो इस तरीके से कुंडली बनाते हैं और इसे पढ़ते क्या है? ओमेगा। और ओम छोटा मात्रक है, बड़े मात्रक क्या होंगे? किलो ओम। तो किलो ओम को कैसे शो करते हैं? ऐसे, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। मेगा ओम, इतना बड़ा प्रतिरोध तो लगाते नहीं, बट लिख देते हैं। जब लिख ही रहे हैं तो जाता क्या है? 10 की घात 6 ओम। किलो ओम तक बेटर यूज़ करते हैं, ओम और किलो ओम, इसमें ज़्यादा बेटर यूज़ किया जाता है ओम। और उसके बाद किलो ओम बड़े रेजिस्टेंस के लिए। मेगा ओगा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो धारा ही नहीं प्रवाहित होगी, तो फिर सर्किट का क्या मतलब रह जाएगा। जब कहीं सर्किट ब्रेक करना होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो महानगरों की सप्लाई है, जैसे मुंबई जैसा महानगर है, दिल्ली है, वहाँ पे बिजली अगर 1 घंटे या 5 मिनट के लिए भी काट दी जाए तो बहुत सारी मशीनें तुरंत बंद हो जाएंगी। तो वहाँ 24/7 बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लो कहीं एक तार में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसको सीधा करने के लिए क्या करें? क्या पूरे शहर की बिजली काट दें? नहीं, ऐसे बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो मान लो ये तार है और इस तार के अंदर धारा जा रही है, हमें इस तार के बीच में यहाँ पर सर्विस करनी है, तो एक यहाँ पे एक सिरा और एक सिरा यहाँ जोड़ देते हैं, ऐसे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बस इसमें से बहने वाली धारा का मान हो जाता है 0, और फिर इसे हाथ से आसानी से जोड़ लेते हैं। फिर इस क्लिप को हटा दिया, फिर से सर्किट चालू हो जाती है। नहीं, यहाँ से धारा प्रवाहित होती रहती है ना, इधर से जो इतना खराब हुआ उतने में धारा नहीं रहती है, और बाकी इधर धारा रहती है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, बीच में धारा नहीं होती। तो इतने का सर्विस कर लेते हैं, मरम्मत कर लिया, बाकी सर्किट बंद नहीं किए, वो धारा चलती ही रहती है। तो आपको सर्किट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको यूज़ किया जाता है वहाँ मेंटेनेंस के लिए। हमारे यहाँ तो क्या हाल है, थोड़ा सा हवा ऐसे चल जाए इतनी तेज़ तो भी बिजली गायब। बादल अगर थोड़ा सा कहीं दिख जाए आसमान में, 4-5 बादल नज़र आ जाए, 2-4 बूंद जो है, तो तुरंत बिजली गायब। मतलब क्या कहें, अब सब मतलब नेचुरल बिजली मिलती है। तो ये ओम लिख लिया आपने, तो 1 मात्रक ओम हो गया, 1 हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। बड़े मात्रकों में किलो ओम और मेगा ओम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है इसका विमीय सूत्र। तो ध्यान देना, विमीय सूत्र के लिए ये मात्रक को हमें मूल मात्रक में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? मैं बदल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग सिर्फ कॉपी करिए। जो मात्रक आया है यूनिट, वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। जो वोल्ट विभव है, आप जानते हो विभव V बराबर W/Q होता है। तो इस वोल्ट को हटा के जूल प्रति कूलाम भी तो लिख सकते हैं। तो जूल प्रति कूलाम गुणे एम्पियर मिल जाएगा हमें। ए लिख दे तो समझ जाना एम्पियर है। जो जूल है इसे भी हटा सकते हैं। कैसे? W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो जूल को हटा के लिख सकते हैं न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम और गुणे एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। ये न्यूटन भी बदल सकते हैं। न्यूटन बल F बराबर होता है m/a। तो न्यूटन को हटा के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। किलोग्राम मीटर और सेकंड की घात स्क्वायर को -2 लिख देंगे, और गुणे मीटर और बटे कूलाम और गुणे एम्पियर। अब इससे ज़्यादा और शरारत नहीं कर सकते, इसमें इतना बहुत है, ठीक है। अब आप बीमा लिख सकते हो। कैसे? अगर हमें बीमा लिखना है, दैट इज़ विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला
तो किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, मीटर की जगह l, यहाँ भी तो मीटर है, और बटे कूलाम का AT, कूलाम का AT लिखते हैं क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है, तो मूल मात्रक तो एम्पियर है, और एम्पियर का क्या लिखेंगे, सिर्फ A। इन्हीं को सही कर लो, आंसर हो गया। तो m यल का यल में गुणा किया गया l स्क्वायर T⁻⁻2 बटे a का a में गुणा किए a स्क्वायर इंटू t। अब इन्हें अंश में कर लेते हैं सबको, तो m l स्क्वायर और t पावर, देखो यहाँ ऋण 2 है, ये धन 1 जाएगा तो ऋण 1 बनेगा, तो ऋण 3 हो जाएगा, और a की घात -2। ये हो गया विमीय सूत्र, नोट किया जाए।